Why does one side of your nose is always feel blocked even when you don't have a cold? It might not be sinusitis, it could be deviated nasal septum. In final year MBBS exam, DNS is one of the most commonly asked ENT case. Today in 5 to 6 minutes I will make deviated nasal septum super easy for you. Definition, causes, symptoms, complication and management. इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना. इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं एंड ये भी बताए हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है एंड आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के एंड में. तो इस वीडियो को एंड तक देखना. लेट्स स्टार्ट. डेविएटेड नेजल सेप्टम. तो डेविएटेड नेजल सेप्टम में क्या होता है, इसका डेफिनेशन. DNS means deviation of the nasal septum from midline causing some sign and symptoms. सेप्टम जो है ये मेनली एनाटॉमिकली क्या क्या देखिए फॉर्म होता है. एक होता है सेप्टल कार्टिलेज एंड एक होता है भूमर बोन एंड एक होता है प्लेट ऑफ इथमॉइड. इसका जो एनाटॉमी है हम लोग पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोगों में से कोई वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग इसका एनाटॉमी देख सकते हैं. तो अभी के लिए बस इतना जान के रखिए कि सेप्टम इज फॉर्म्ड बाय सेप्टल कार्टिलेज, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड एंड भूमर बोन. एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ है, व्हिच पार्ट इज मोस्ट कॉमनली डेविएटेड. मतलब कौन सी पार्ट में सबसे ज़्यादा जो है डेविएटेड नेजल सेप्टम देखा जाता है, वो है कार्टिलेजिनियस पार्ट. वो है ये वाला जो कार्टिलेजिनियस सेप्टल कार्टिलेजिनियस पार्ट है, इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा जो है डिफेक्ट देखा जा सकता है. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में इसका पहला इटियोलॉजी है ट्रॉमा. ट्रॉमा मतलब कैसा, ब्लो ऑन द नोज. नोज के ऊपर कोई भी तरीके का ब्लो की वजह से क्या होता है, जो होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है. ये होता है नॉर्मल सेप्टम जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सेप्टम है वो स्ट्रेट है, एंड ये है डेविएटेड सेप्टम जहाँ पर थोड़ा बहुत डेविएटेड है जो नेजल सेप्टम है. ठीक है. एंड और एक होता है इसका जो है डेवलपमेंटल कॉज, जो बार्थ के लिए होता है. बार्थ में कुछ जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मल प्रेजेंटेशन में बेबी नहीं रहते हैं, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में रहते हैं मदर के पेट में, तो उस वजह से भी जो होता है बार्थ के टाइम में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए होता है. या फिर बार्थ का कोई इंजरी के कारण भी हो सकता है. फिर होता है मास इन ऑपोजिट नेजल कैविटी, इसके लिए भी हो सकता है. एंड होता है रेशियल फैक्टर्स के लिए भी हो सकता है एंड हेरिडिटी के लिए भी हो सकता है. यहाँ पर कुछ वाइवा ओरिएंटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चिल्ड्रेन फॉर DNS डेवलपमेंटल कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडल्ट फॉर DNS ट्रॉमा. ठीक है. ये भाईबा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट टाइप इसका क्या होगा, पहले होगा एंटीरियर. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये है एंटीरियर डेविएशन एंड ये है C शेप डेविएशन एंड ये है A शेप डेविएशन एंड ये है सेप्टल स्पोर्ट टाइप डेविएशन एंड ये है सेप्टल थिकनिंग. ये भी भाईबा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भाईवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंटीरियर डिसलोकेशन, C शेप डिफॉर्मिटी, A शेप डिफॉर्मिटी, सेप्टल स्पोर एंड सेप्टल थिकनिंग एंड इम्पैक्टेड सेप्टम. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, इसका जो सिम्टम होगा वो होगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो है मोस्ट कॉमन MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हेडेक होगा, एपिस्टेक्सिस होगा, रिकरेंट साइनोसाइटिस होगा, स्नोरिंग होगा एंड हाइपोस्मिया होगा. ठीक है. इसके बाद इसका साइन क्या क्या होगा, डेविएटेड सेप्टम मतलब ये होता है स्ट्रेट, ये मान लेते हैं कि स्ट्रेट नेजल सेप्टम है, और डेविएटेड मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, या फिर कभी कभी जो है हम लोगों ने देखा कि C शेप्ड हो गया, ऐसे हो गया तो डेविएटेड होगा. एंड कंपेंसेटरी टार्बिनेट हाइपरट्रॉफी. कंपेंसेटरी टार्बिनेट हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, ये जो टार्बिनेट जो इसके बीच में ऐसे करके टार्बिनेट रहते हैं, इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ. जो A मान लेते हैं नोस है और इसमें डेविएटेड नेजल सेप्टम हुआ है, एंड इसके बीच में जो ऐसे टार्बिनेट्स रहते हैं, ये टार्बिनेट्स क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है. टार्बिनेट्स क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है, ऐसे करके फूल जाता है, इसको बोलते हैं टार्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी. एंड ड्राई क्रस्टिंग भी देखा जा सकता है ये डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए. अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड वाइवा
भाइवा के लिए एंड एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, एपिस्टेक्सिस एंड स्टिचियन ट्यूब डिस्फंक्शन, ये होता है इसका कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद ट्रीटमेंट में होता है इधर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, एंटीहिस्टामिन देंगे एंड डीकंजेस्टेंट देंगे। एंड उसके बाद सर्जिकल प्रोसीड्यूर में एक आता है एसएमआर, जिसको बोलते हैं सब म्यूकस रिसेक्शन, और एक आता है सेप्टोप्लास्टी। ये जो होता है पहले जो है ओल्ड प्रोसीड्यूर है, पहले के ज़माने में बहुत हुआ करता था। एंड सेप्टोप्लास्टी जो है न्यू प्रोसीड्यूर है, अभी के ज़माने में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब क्या है, सेप्टोप्लास्टी जो है सब म्यूकस रिसेक्शन से बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सेप्टोप्लास्टी में प्रिजर्व होता है सेप्टल फ्रेमवर्क एंड फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन दिखा सकता है एंड बेटर फंक्शनल आउटकम की वजह से। ठीक है, अब हम लोग सर्जरी कब करेंगे, इसका इंडिकेशन क्या क्या है। इसका इंडिकेशन है डेविएटेड नेजल सिप्टम कॉजिंग सिम्टम ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिकरेंट हेडेक, इसके कारण हम लोग डीएनएस करेंगे। या फिर डीएनएस कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ द पैरानेसल साइनस एंड मिडिलियर एंड रिजल्टिंग इन द रिकरेंट साइनोसाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया, इसके कारण भी हम लोग जो है इधर सेप्टोप्लास्टी या फिर जो है एसएमआर करेंगे। या फिर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, इसके कारण भी हम लोग सर्जरी करेंगे। अब एसएमआर एंड सेप्टोप्लास्टी जो दो टाइप का सर्जरी है, इसका एक डिफरेंस होता है। भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में भाइवा में एक्सटर्नल बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी के अंदर डिफरेंस क्या है। एसएमआर जो है वो होता है रेडिकल सर्जरी एंड सेप्टोप्लास्टी जो है वो है कंजर्वेटिव सर्जरी। एसएमआर जो है ये नॉट डन बिलो 17 ईयर्स एंड सेप्टोप्लास्टी जो है डन आफ्टर 70 ईयर्स। एसएमआर जो है कैन नॉट करेक्ट एंटीरियर डीएनएस एंड जो सेप्टोप्लास्टी कैन करेक्ट एंटीरियर डीएनएस। एसएमआर जो है रेडिकली रिमूवल ऑफ द कार्टिलेज एंड ये जो है एंटीरियरली इंफीरियर जो स्ट्रिप होता है उसको रिमूव करते हैं। और एसएमआर जो है कॉम्प्लिकेशन इसमें कॉमन होता है, सेप्टोप्लास्टी में जो है कॉम्प्लिकेशन जो है रिलेटिवली रेयर होता है। इसलिए सेप्टोप्लास्टी जो है आजकल के ज़माने में न्यू प्रोसीड्यूर है और बहुत ही ज़्यादा फॉलो होता है सेप्टोप्लास्टी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, मल्टीपल ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है इसका। हेमरेज होता है, सेप्टल हेमाटोमा होता है, सेप्टल एप्सिस होता है एंड सैडल नोज डिफॉर्मिटी होता है एंड फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है एंड इसके बाद क्या होता है सेप्टल परफोरेशन होता है एंड इसके बाद क्या होता है डिप्रेशन ऑफ द ब्रिज होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, अगर हम लोग शॉर्ट नोट करें तो ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो ट्रॉमा है वो मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट के लिए एंड डेवलपमेंटल वो मोस्ट कॉमन होता है चाइल्ड के लिए। एंड सबसे ज़्यादा जो है कार्टिलेज वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। एंड इसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। एंड इसमें जो ट्रीटमेंट होता है इसका क्या एसएमआर एंड क्या होता है सेप्टोप्लास्टी। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आजकल के ज़माने में न्यू प्रोसीड्यूर सेप्टोप्लास्टी किया जाता है। एंड उसके बाद इसका जो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसका हेमरेज है, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। एंड इसका जो टाइप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए डीएनएस। एंड आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो नीचे नोट्स लिख के कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को नोट्स का जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। या फिर आप लोग इसी चैनल के नाम पे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को मैं नोट्स का जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है।